जीवन एक लक्ष्य है, पाना होगा। जीवन एक वर्क है, करना होगा। जीवन एक संघर्ष है, लड़ना होगा। जीवन एक कार्य है, अंजाम तक पहुंचाना ही पहुंचाना होगा। एक महत्वपूर्ण कंटेंट में आपका स्वागत कर रहा हूं। पृथ्वी की गतियां, जिनका एक सीरीज, एक पार्ट आपके सामने आ चुका होगा। ये आप इसका पार्ट 2 समझ लें। ये इसका पार्ट 2 समझ लें आप। पृथ्वी की गतियों में आपने इसके बारे में एक पूरा का पूरा पार्ट देख लिया होगा, जहां हमने घूर्णन गति की बात की है। घूर्णन गति संबंधी ऐसे महत्वपूर्ण कंटेंट पर चर्चा हो चुकी है। मैं आपको पूरी तरीके से विश्वास दिलाता हूं, अवगत कराता हूं कि हमारा ये चैनल, आपका ये चैनल आपको एक एक कंटेंट का पूरा समागम देने वाला है। जहां घूर्णन गति के बारे में आपने एक पार्ट देखा, आपने फिर से देखा होगा कि अगर हमारी पृथ्वी घूर्णन न करती तो क्या होता। ऐसे कंटेंट के भी साथ मैं आपके सामने मुखातिब हो पाया हूं। जरूरी ये है कि हमें अपने पहल किस तरीके से करने हैं, हमें आपके साथ जुड़ करके कौन सा वर्क करना है। पृथ्वी की गतियों से संबंधित अब एक महत्वपूर्ण पार्ट आपके सामने जो हाजिर है, जहां हम बात करेंगे परिक्रमण गति की। परिक्रमण गति, हमारी जो पृथ्वी है, ध्यान से सुनते रहेंगे आप। आपका पूर्व ज्ञान आपको बार बार टटोलने का प्रयास करता ही है। आपका पूर्व ज्ञान आपको जरूर इतना बता रहा होगा कि हमारी पृथ्वी परिक्रमा भी करती है। परिभ्रमण भले ही हम भूल गए हों, लेकिन परिक्रमण हम कभी नहीं भूलते हैं। हमारी पृथ्वी एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, ध्यान दीजिएगा, एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है, पथ पर परिक्रमा कर रही है। ठीक है, करने दीजिए इन्हें। इनके परिक्रमा को हम कहाँ रोक रहे हैं? हम लोग इनके साथ बहुत कुछ सीख रहे हैं, है ना दोस्तों। हमारा काम क्या है? इनके उद्देश्य को हासिल करना, इनके दिए गए क्रियाकलाप को समझ लेना। बस आप घूम रहे हैं, मैं आपको रोकने नहीं आया हूं। हमारी पृथ्वी परिक्रमा कर रही है। क्या आप जानना चाहोगे कितने वेग से? जी बिल्कुल, जान लो। हमारी पृथ्वी इतने वेग से, किलोमीटर प्रति आवर्स, इतने वेग से हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। इतना ज़्यादा वेग है, यानी भयानक स्थिति है ये, मान के चलें। इसका वेग काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी स्पीड से ये परिक्रमा कर रही है। ये परिक्रमा करेगी भी, आप मान के चलें। इस परिक्रमा को हम रोक नहीं सकते हैं। अब जरा ध्यान दें, ये परिक्रमा कितने दिनों में संपन्न होगा? तो 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड लग जाएंगे इसे एक परिक्रमा करने में। यह परिक्रमा 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड का होगा। यानी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड का जो हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दिन का चौथा हिस्सा है। एक दिन जहां हमारा 24 घंटे का होता है, उस हिसाब से ये 6 घंटा तक पूरा नहीं हुआ है, यानी ये चौथा हिस्सा है। इस विसंगति को दूर करने के लिए कि हम अपने कैलेंडर को किस तरीके से बनाएंगे, हम अपने कैलेंडर को कौन सा, किस तरीके के शुद्धिकरण से नवाज पाएंगे, कौन सा उपयोग कर पाएंगे, इस शुद्धिकरण के लिए क्या किया गया? 6 घंटा, इसे एक औसत 6 घंटे का दिया गया और आगामी 4 वर्षों बाद इसे हमारी फरवरी में जोड़ दिया गया। हमारी फरवरी में क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है, जिसे आप लीप वर्ष कहते हैं, जिसे आप अधिवर्ष कहते हैं। लीप वर्ष कहते हैं या जिसे आप अधिवर्ष कहते हैं। कोई डाउट नहीं ना? यानी हमारा जो ये कैलकुलेशन है, जो थोड़ा सा अलग हमें दिख रहा है, अलग प्रकार का ये बिहेवियर हमारे सामने प्रदर्शित कर रहा है, हम इस विसंगति को दूर करने के लिए हमने क्या किया? यानी हमारे खगोल शास्त्रियों ने, हमारे भूगोल वेत्ताओं ने क्या किया, हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया? उन्होंने क्या किया कि ये कैलकुलेशन जो डिफरेंस कर रहा था, ये आगामी 4 वर्षों में, यानी 6 24 हो जाएगा ना, आगामी 4 वर्षों में एक दिन का रूप धारण कर लेगा ये अंतर। और इस अंतर को हम ले जाकर के किसी एक माह में एक दिन के बराबर जोड़ देंगे। इन्होंने कर दिया 29 फरवरी, 29 दिनों की फरवरी आती है, आपको पता है। और जब 29 दिन की फरवरी आई, अभी 2020 गुजरा है आपके सामने से, तो जब 29 दिनों की
फरवरी आएगी तो उसे हम लीप वर्ष कहेंगे, उसे हम अधिवर्ष कहेंगे। ये रहा मामला आपके परिक्रमण के शुरुआत की। हमारा एग्जामिनर यहीं रुकने वाला नहीं, हमारा एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि वाकई में परिक्रमण के कारण क्या क्या होता है, अगर ये परिक्रमा कर रही है हमारी पृथ्वी तो क्या क्या होगा, इस गति के कारण आपको क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इस बात से हमारा एग्जामिनर बार बार हमसे प्रश्न करना चाहता है। पहली बात तो ये जान देना, मैं यही बताऊंगा कि दीर्घ वृत्ताकार पे तो ये गमन कर ही रहे कर रहे हैं। एक टालमी महोदय थे, टालमी साहब थे, टालमी साहब ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, भू केंद्रित सिद्धांत इन्होंने दिया था। आपको पता है भू केंद्रित सिद्धांत किसने दिया था? टालमी साहब ने। टालमी साहब ने कहा कि पृथ्वी किसी का चक्कर वक्कर नहीं लगाती है, सारे लोग हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, हमारी पृथ्वी सेंटर में है, केंद्र में है। ओहो अद्भुत था ये। और जब ऐसा हुआ ये बाद में गलत साबित हुआ। गलत कैसे साबित हुआ? क्योंकि आगे आ गए कौन? हमारे ही देश का एक बहुत बड़ा नाम आर्यभट्ट। इन्होंने कहा कि सौर केंद्रित सिद्धांत दिया, यानी सौर केंद्रित सिद्धांत किसने दिया है? तो आप कह सकते हैं सर आर्यभट्ट ने दिया, परंतु ये अन्य देशों तक जा ही नहीं पाया, या संसाधन कम रहे होंगे या इन्हें इतना ज़्यादा मान्यता ना मिली होगी। ये सिद्धांत हमारे भारत तक सीमित रह गया, यहीं सीमित होकर के इसने दम तोड़ दिया। बड़ी भयानक स्थिति रही, लेकिन फिलहाल जो कुछ भी ये बोल गए आगे चलकर सही साबित हुआ, इससे हम लोग गर्व कर सकते हैं अपने इस देश के भारतीय वैज्ञानिक को। आगे ध्यान देना, कापरनिकस साहब आते हैं, कापरनिकस साहब आते हैं और वो भी यही सौर केंद्रित सिद्धांत देते हैं जो आज यानी वर्तमान में मान्य है। ध्यान देना, वर्तमान में मान्य सौर केंद्रित सिद्धांत किसका है? तो कापरनिकस जी का। इस बात को भी ध्यान देते रहें। आगे देखिएगा, कापरनिकस साहब ये दे गए, कैपलर साहब आए और ये ग्रहीय सिद्धांत बता गए। ग्रहीय सिद्धांत या कह दें कि ग्रह परिक्रमा करते हैं, ये बात बोला किसने? कैपलर महोदय ने। यानी ग्रहीय सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? कैपलर साहब थे। कापरनिकस ने सूर्य केंद्रित दिया, इन्होंने भू केंद्रित दिया। ऐसे महत्वपूर्ण कंटेंट इसलिए जरूरी है, आपके ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य को समागम आपके लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप ऐसे ही कंटेंट से जुड़े हुए हैं। ऐसा महत्वपूर्ण कंटेंट आपके सामने हाजिर है। आगे जरा ध्यान देना कि इससे क्या क्या होगा, कौन कौन से परिवर्तन हो जाते हैं हमारे सूर्य की परिक्रमा करने से। पहली बात देखना, संक्रांतियों का जन्म होगा। संक्रांति का जन्म यानी हम लोग प्रभाव लिख रहे हैं, हम परिक्रमण से होने वाले कार्य लिख रहे हैं, हम परिक्रमण से होने वाले हमारे दैनिक जीवन में होने वाले प्रभाव लिख रहे हैं। संक्रांतियों का जन्म होगा। संक्रांति का मतलब हुआ सूर्य की किरणें जब उत्तरायण होंगी तो कर्क संक्रांति, सूर्य की किरणें जब दक्षिणायन होंगी तो मकर संक्रांति। कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति का मतलब अब समझ जाइए आप, संक्रांति किसे कहते हैं? बस इतना है, सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना, सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना है। सीधा पड़ना ही क्या कहलाएगा? संक्रांति कहलाएगा। जब, और ये भी ध्यान दें कि संक्रांतियां दो प्रकार की होंगी, एक होगी कर्क संक्रांति और एक होगी मकर संक्रांति। दोनों में बस इतना अंतर, कर्क संक्रांति में सूर्य की किरणें यानी सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। और मकर संक्रांति में वही मामला, मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। कोई डाउट नहीं ना? कर्क संक्रांति में कर्क रेखा पर सीधी पड़ेंगी और मकर संक्रांति में मकर रेखा पर सीधी पड़ेंगी। इन चीजों के बारे में आगे आने वाले एपिसोड में आप छोटे छोटे कंटेंट के माध्यम से इन सारी बातों को फिर से अलग से जानेंगे और इनका अपने जीवन पर प्रभाव भी जानेंगे। इनका हम आपको अन्य तमाम प्रकार का आंकड़ा भी इनका प्रस्तुत करेंगे। बहरहाल अभी फिलहाल इतना आप याद रखें कि कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति या संक्रांतियों का जन्म किसके कारण होता है? तो कह दीजिएगा सूर्य की परिक्रमण गति के कारण ही संक्रांतियों का जन्म होता है। यानी हम परिक्रमा गति पढ़ रहे हैं, परिक्रमा से हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी पृथ्वी परिक्रमा कर रही, इससे क्या होने वाला है, पहला आपने देख लिया। अगर परिक्रमा कर रही तो संक्रांतियों का जन्म होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी होंगी और आपको ये टॉपिक बेहतर ढंग से समझ में आने लगी होगी। अब जरा ध्यान दें, हमारी परिक्रमा करने का मतलब केवल एक ही कारण नहीं है, यानी एक ही कार्य नहीं होगा, एक ही प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे जरा ध्यान दें, एक महत्वपूर्ण चार्ट मैं आपके सामने रख दूं, आप इसके माध्यम से बहुत कुछ समझ जाएंगे। ये थोड़ा सा अटपटा बना है, आप इसको थोड़ा सा सही कर लें। एक मान लीजिए एक गोला है, दीर्घ वृत्ताकार पथ है, हमारी पृथ्वी कुछ इस तरीके से यहाँ है और हमारी पृथ्वी कुछ इस तरीके से यहाँ है, और कभी हमारी पृथ्वी यहाँ है और कभी हमारी पृथ्वी यहाँ है। आपको ये बात भी पता है कि वो हमारी पृथ्वी 23.5 अंश झुकी भी है अपने अक्ष पर। क्लियर है ना? ये बीच में सूर्य है, ये सूर्य की कर रहे हैं परिक्रमा। ध्यान देना, हमारी पृथ्वी कभी यहाँ पहुँचेगी कभी वहाँ पहुँचेगी, और ये इस तरीके से सूर्य की परिक्रमा कर रही है। यहाँ आप ध्यान देंगे और दो बातें, एक तो कर्क रेखा, एक तो मकर रेखा और एक तो भूमध्य रेखा। ये हर जगह ये मामला होगा, भूमध्य रेखा का, कर्क रेखा का, इस तरीके का। यहाँ जरा ध्यान दें, कर्क रेखा यहाँ आ जाएगी, भूमध्य रेखा यहाँ रहेगी और मकर रेखा यहाँ चली जाएगी। ये जो कंडीशन आप देख पा रहे हैं, अगर इस चित्र को बहुत सही ढंग से समझेंगे तो बहुत कुछ यहाँ सीख जाना है हम लोगों को। ध्यान देना, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये समय है 22 दिसंबर का, 22 दिसंबर का, जब हमारा सूर्य दक्षिणायन होता है। दक्षिणायन होगा सूर्य हमारा दक्षिणायन होगा 22 दिसंबर को। क्या देख पा रहे हैं आप? सूर्य की जो किरणें हैं वो मकर रेखा पर सीधी पड़ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो हिस्सा है यानी कर्क रेखा वाला, यहाँ हाल फिलहाल ठंडक होगी। अभी ये क्लास जिस समय प्रोवाइड कराया जा रहा है, आप मान के चलें कंडीशन एकदम सेम यही है कि अभी ठंडी है, यही दिसंबर है, और इस समय सूर्य की किरणें वाकई में सीधी कहाँ पड़ रही हैं? मकर रेखा पर। और अतः आप ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ेंगी तो वहाँ यानी हमारे दक्षिणी गोलार्ध में, ये हमारी पृथ्वी और इसके दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ गर्मी होगी, और ठीक उसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में ठंड होगी। यहाँ कोई दो राय नहीं है, बहुत ही अलग मसला नहीं है, क्योंकि आप जान पा रहे हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में चला गया है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, यहाँ तक तो बातें क्लियर हैं। अब क्या हमारी पृथ्वी यहीं रहेगी या हमारा सूर्य स्थिर हो गया है? नहीं, यह भी परिक्रमा कर रहे हैं, और आपको पता है सूर्य भी परिक्रमा कर रहा है 250 किलोमीटर की रफ्तार से। मजाक बातें नहीं, प्रति सेकंड की रफ्तार से। बहुत ही अजीब गाड़ियां हैं ये लोग। अब जरा ध्यान दें, हमारी ये पृथ्वी जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगी, यानी अब सूर्य का प्रकाश 22 दिसंबर के बाद धीरे धीरे कहाँ भागना शुरू हो जाएगा? कर्क रेखा की तरफ भगेगा ना। यानी ये सूर्य का प्रकाश अब धीरे धीरे कर्क रेखा की तरफ भगेगा, और अब एक समय ऐसा आएगा जिसे हम कहेंगे 21 मार्च। 21 मार्च, इस दिन सूर्य का प्रकाश हमारी भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधा पड़ेगा, यानी बिल्कुल सीधा चमकेगा। क्लियर है? और फिर यही कंडीशन धीरे धीरे जब होता हुआ आएगा तो एक कंडीशन ऐसा आ जाएगा कि अब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ेंगी, यानी बिल्कुल सीधी पड़ेंगी। ये समय होगा 21 जून का। 21 जून का फिर हमारी पृथ्वी धीरे धीरे इधर जाएगी, तो अब ये सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पुनः सीधी चमकेंगी। ये समय होगा 23 सितंबर का। 23 सितंबर। इतने डेट्स हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इनसे आपको अवगत इसलिए करा रहा हूं कि आप जिससे अपने आप को तैयार कर पाएं। बाद में इनके अलग अलग टॉपिक भी आपके सामने आने वाली हैं। आप जरा ध्यान दें, मेरे कहने का तात्पर्य ये था, ये 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को। 21 मार्च को और 23 सितंबर को, यानी इन दोनों दिनों 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर, ये आप नोट कर सकते हैं अलग से, 21 मार्च 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होंगे। दिन रात
बराबर होते हैं क्यों? आपके सामने एक फिगर सब कुछ बता रहा होगा, क्योंकि सूर्य की किरणें इस समय लंबवत पड़ेंगी, क्योंकि पृथ्वी पूरी तरीके से सूर्य के सामने आ चुकी है, आप देख रहे हैं। इसलिए संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात इस दिन बराबर होंगे। क्लियर है? आगे समझ रहे हैं कि 22 दिसंबर को हमारा सूर्य दक्षिणायन है। यहां से ध्यान देना, 21 मार्च से लगाकर 23 सितंबर तक, ये पूरा फार्मूला ध्यान दो। 21 मार्च से 21 जून तक सूर्य उत्तरायण है। सूर्य उत्तरायण है, इसका मतलब क्या है? उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी मेरे दोस्तों। 21 मार्च, जिसे हम बसंत विषुव कहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं इस टॉपिक को अभी आगे हम लोग फिर से क्रमबद्ध तरीके से, अलग अलग तरीके से अपने जीवन में होने वाले प्रभाव से जोड़ करके देखेंगे। अभी फिलहाल केवल इतना इस कॉन्सेप्ट में आप समझ लीजिए, इस वीडियो में समझ लीजिए। बाद में हम आपको जरूर ये बताएंगे कि विषुव किसे कहते हैं, बसंत विषुव किसे कहते हैं, शीत विषुव किसे कहते हैं, उपसौर अपसौर किसे कहते हैं। इनके अलग अलग वीडियोज आपके सामने आएंगे। अभी फिलहाल देखिए, ये बसंत विषुव है और ये जो 23 सितंबर है इसे हम शीत विषुव कहेंगे। आपके मन मस्तिष्क में एक क्वेश्चन अब जगह बनाना शुरू कर चुका होगा और आपसे बार बार आपको कुरेदना शुरू कर रहा होगा कि सर क्या ये हर गोलार्ध में ऐसे ही होता? नहीं भाई, उल्टा है एक दूसरे का। ध्यान देना, यहाँ अगर बसंत विषुव है तो पक्की बात है वहाँ पर शरद विषुव होगा। यहाँ अगर शीत विषुव है तो पक्की बात है वहाँ पर बसंत विषुव होगा। समझ रहे हैं हमारी बात ना? एक दूसरे का अपोजिट मामला है। ये मान के चलें कि यहाँ पर 23 सितंबर को, आप ध्यान दो, 23 सितंबर को अब यहाँ गर्मी आने वाली है, गर्मी आने वाली है, लेकिन आपके यहाँ ठंडी आने वाली है। यानी यहाँ का जो शीत विषुव है ये क्या कहता है कि हमारा अंत है, यानी ठंड का अंत है, गर्मी का आगमन है। हमारे यहाँ बसंत विषुव क्या कहता है? शीत का अंत है और गर्मी का आगमन है। समझ रहे हैं ना बात? तो 21 मार्च को बसंत विषुव के नाम से जाना जाएगा और 23 सितंबर को शीत विषुव के नाम से जाना जाएगा। उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध का पूरी तरीके से अपोजिट है, इस बात को भी ध्यान रखना। जब यहाँ ऐसा होगा तब दक्षिणी गोलार्ध में वैसा होगा, उसका उल्टा। आगे देखें, सूर्य उत्तरायण चला गया 21 जून को। यहाँ जब पहुंचा तो सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ी, यानी कर्क रेखा पर। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून को, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हुआ 22 दिसंबर को। अपोजिट मैंने बता दिया है आपको, बिल्कुल घबराना नहीं है। अपोजिट ये है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब है भैया? 21 जून को। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को। अपोजिट है ना, इसीलिए तो मैंने कहा 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन अगर है तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा। उल्टा पूछ लो, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा? जहां 21 जून को। क्यों? क्योंकि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा होता है। एक दूसरे का अपोजिट है ना। 21 मार्च और 23 सितंबर को ये दिन और रातें पूरी धरातल पर, पूरी धरा पर, पूरी पृथ्वी पर बराबर होती है। कोई डाउट नहीं, ये बात आप समझ चुके हैं, इस चक्र को आप जान चुके हैं। बहरहाल अब ध्यान दें, हमने ये कहा कि हमारी परिक्रमण गति के कारण क्या हो रहा है। आप देख पा रहे हैं दिन और रात बराबर हो रहे हैं। दिन और रात बराबर होते हैं कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। हम अभी इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल बहस नहीं कर रहे हैं। हमने अभी आपको ये मान के चलें संक्रांति नहीं पढ़ाई है, हमने अभी आपको उपसौर अपसौर नहीं पढ़ाया है, हमने अभी आपको ये मौसम का परिवर्तन नहीं दिखाया है। दिखाऊंगा अलग अलग वीडियोज में अलग अलग तरीके से, बहुत ही अद्भुत ढंग से। लेकिन अभी देखना, ये पेशकश जो है आपके लिए, जो ये भेंट है आपके लिए, जो ये पेशकश है आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। हम लोग कर रहे हैं पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण क्या क्या होता है, हम इस बात को याद कर रहे हैं। हमने याद किया संक्रांतियों का जन्म होता है, हमने याद कर लिया दिन रात बराबर होते हैं। ध्यान देना मेरे दोस्तों, दिन रात का होना, अगर एग्जामिनर ने कहा कि दिन और रात का होना, तब घूलन गति लगाइएगा, घूलन गति। लेकिन दिन और रात का बराबर होना, तब परिक्रमण गति लगाइएगा। और दिन रात का छोटा बड़ा होना, देखो रात का छोटा बड़ा होना, तब क्या लगाओगे? तब आप परिक्रमण गति लगाओगे। दिन रात का छोटा बड़ा होना समझ पाए होंगे आप। जरा बताना
22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी रात कब होगी? इसी दिन ना, क्योंकि क्या, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को है, तो सबसे छोटी रात इसी दिन होगी। अगर कोई व्यक्ति आपसे इस तरीके के सवालात और बात कर रहा है तो आपको पक्का समझ जाना चाहिए कि इसका मतलब दिन और रात छोटे बड़े भी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी पृथ्वी परिक्रमा कर रही है सूर्य की, इसलिए ऐसा होता है। हम इस कॉन्सेप्ट को ऐसे लिख करके भी याद करा सकते थे, लेकिन इस फिगर को दिखा करके इसलिए आपके मस्तिष्क में चोट मार रहे हैं या चोट पहुंचा रहे हैं, जिससे आप इसे भूलें ना। अब जरा ध्यान दें, हमने कहा है कि उत्तरी गोलार्ध में, यानी हम लोगों के यहाँ 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, तो सबसे छोटी रात कब होगी बताना? अरे यार 24 घंटे ही सब है, जब दिन का मान ज़्यादा हो जाएगा तो रात सबसे छोटी नहीं हो जाएगी क्या? हो जाएगी ना, तो इससे छोटी रात तो कहीं नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ दिन रात का छोटा बड़ा भी होना इसी पर निर्भर करता है, इसी जगह निर्भर करता है। आगे जरा ध्यान दें, अगर ये पृथ्वी कभी यहाँ है, देखना जरा, यानी ऑस्ट्रेलिया वगैरह गर्मी का सामना कर रहे हैं आज के समय में। आप ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, आप न्यूजीलैंड चले जाइए, यानी दक्षिणी गोलार्ध में जीवन यापन करने वाले अन्य देशों के पास चले जाइए, तो आपको पक्का पता चल जाएगा वहाँ बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी होगी। अब तो वो उमस का सामना कर रहे हैं, गर्मी का सामना कर रहे हैं। इसका मतलब अब उनका थोड़ा कुछ दिनों बाद जब ये यहाँ पहुँच जाएगा 21 मार्च, तो यहाँ पर रिलैक्स फील करेंगे, ये ठंडी आनी शुरू होगी धीरे धीरे। इसका मतलब मौसम बदल रहा है। क्यों मौसम बदल रहा है? क्यों मौसम इसलिए बदल रहा है क्योंकि हमारी पृथ्वी परिक्रमा कर रही है। ध्यान देना, मौसम का बदलना यानी मौसम का परिवर्तन, या हमारा एग्जामिनर ऋतु परिवर्तन करके देगा तो भी आप बताइएगा ऋतु परिवर्तन या मौसम का बदल जाना, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। अगर ऐसा क्वेश्चन करके एग्जामिनर ने कभी जवाब आपसे सवाल कर लिया तो आप सीधी सीधी जवाब दीजिएगा कि मौसम का परिवर्तन, दिन रात का छोटा बड़ा होना, दिन रात का बराबर होना, संक्रांतियों का जन्म, ये सारी बातें निर्भर करते हैं किस पे? पृथ्वी की परिक्रमा गति पर। सूर्य ग्रहण सुना होगा, सूर्य ग्रहण भी आएगा, आगे आएगा जरूर, लेकिन अभी याद कर लो कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो होते हैं वो भी पृथ्वी की परिक्रमा गति के कारण ही होते हैं। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, और हमारे पृथ्वी पर जो काल्पनिक अक्षांश रेखाएं बनाई गई हैं, काल्पनिक अक्षांश रेखाएं किसी भी जगह की स्थिति का पता करने के लिए जो अक्षांश रेखाओं का निर्धारण किया गया है, वो अक्षांश रेखाएं भी पृथ्वी की परिक्रमा गति के कारण यानी पृथ्वी की परिक्रमा करने के कारण ही निर्धारित की गई हैं। मेरे हिसाब से आप इस कंटेंट को बहुत ही बखूबी अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे। हमारा उद्देश्य बस इतना था कि हम लोग अभी ये जान पाए, जिस तरह हमने घूर्णन गति के बारे में याद कर लिया है, घूर्णन गति से क्या क्या होता है, दिन और रात होते हैं, पढ़ा है हमने, ज्वार और भाटा आता है, पढ़ा है हमने। तो जो घूर्णन गति है जिसकी वजह से दिन और रात हो रहे हैं, जिसकी वजह से सूर्योदय और सूर्यास्त हो रहा है, जिसकी वजह से हम आसमान में चलते हुए पिंडों को पूर्व से पश्चिम जाते हुए देख पा रहे हैं, जिसके कारण हम इन मौसम का एहसास कर पा रहे हैं, जिसे हम घूर्णन गति कह रहे हैं, ठीक वही तरीका परिक्रमण गति के साथ है। हमारी पृथ्वी जो परिक्रमा कर रही है, इसके कारण क्या क्या होता है, ये फिगर तो आपके सामने आगे आने वाले कंटेंट में फिर से मुखातिब होगा। अभी इसकी बात ही नहीं है, केवल ये सिखाने के लिए था कि पृथ्वी कुछ इस तरीके से परिक्रमा कर रही है, अतः ऐसे ऐसे कंडीशन से गुजर जाना होता है। इससे हम ये जान पाए कभी दिन का मान बड़ा, कभी रात कभी छोटी, कभी दिन बहुत छोटा, कभी रात बहुत बड़ी हो जाती है। इसका मतलब दिन का मान घटता बढ़ता रहता है, ये कारण है पृथ्वी की परिक्रमा का। दिन रात का छोटा बड़ा होना तथा दिन रात का बराबर होना, यह भी हम देख पाए हैं, यह भी परिक्रमा के कारण ही होता है। सूर्य का उपसौर या अपसौर वाली घटना, कभी 3 जनवरी और 4 जुलाई वाला मामला उपसौर और अपसौर का है। जब 3 जनवरी जिसे हम उपसौर कहेंगे यानी सूर्य करीब आ जाएगा, 3 जनवरी उपसौर और 4 जुलाई अपसौर की घटना है, जहां हमारा सूर्य औसत से ज़्यादा हमारी पृथ्वी से दूर चला जाएगा। ये दोनों ही आंकड़े उपसौर अपसौर की भी कंटेंट आपके सामने आएंगे अलग से। तो मुझे लगता है कि आप इस बात को बखूबी समझ पाएँ कि हमारी पृथ्वी की परिक्रमा के करने के कारण क्या क्या होता है। ये तमाम चीज़ें परिक्रमा के कारण होती हैं। और इसी
आशा और विश्वास के साथ कि आपको ये कंटेंट बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। आप पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होने वाले तमाम प्रकार के बदलावों, तमाम प्रकार के परिवर्तनों को अपने मन मस्तिष्क में जगह दे पाए होंगे और आप इस कंटेंट को अच्छे ढंग से तैयार कर पाएंगे। आपने एक नोटबुक बनाया, उस पर आप लिखते रहें, लगातार ये तैयारी बनाते रहें। आगे आने वाले इसी विषय पर छोटे छोटे कंटेंट आपको सब कुछ सिखा जाएंगे। आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको अलग से उपसौर अपसौर का वीडियो मिलेगा, आपको अलग से संक्रांति का वीडियो मिलेगा, आपको अलग से ऋतु परिवर्तन क्यों होता है इस पर वीडियो मिलेगा, आपको अलग से दिन और रात छोटे बड़े क्यों होते हैं इस पर वीडियो मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ अलग अलग से कंटेंट आने वाले हैं और बहुत कुछ हम अपने इस चैनल के माध्यम से पाने वाले हैं। हम आपसे अपना किया हुआ वादा निभाने वाले हैं और आशा है, विश्वास है कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और करवाते भी रहें। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।